शेख, मेरा सवाल है कि बहुत सारे उलमा ये मतलब बताते हैं कि सूद हराम है। लेकिन उससे बचने के लिए कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं बताते। तो इस बारे में क्या करना चाहिए, मतलब उससे बचने के लिए? और हमारे माशरे में सूद से कोई चीज़ लेना बहुत आसान हो गई है। मतलब हर इंसान उसमें फंसता चला जा रहा है, तो उसके बचने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर क्या हो रहा है उसके बचने के लिए? ये बताइए, जज़ाकल्लाह खैर। भाई ने सवाल किया कि सूद हराम है, ये तो सब बोलते हैं, लेकिन सूद से बचने का मसला उसके बारे में कोई बताते नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज़, सूद हराम है ये सबको पता है। मुसलमानों का कोई भी तबका और कोई भी फ़िरका और कोई भी जमात हो, कोई इसके हलाल होने के कायल नहीं है, याद रखें। रहा दूसरा मसला ये कि फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो बहुत सारे मौजूद है, अभी भी मौजूद है, लेकिन उम्मत उसको खुद कबूल करने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि जब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया जाता है कि सूद से हम ऐसे बच सकते हैं, तो उम्मत का बोलना अब कौन करेगा? जैसा इसकी मिसाल ऐसी है, कौन चाहता है तब्दीली हो? तो आप सब हाथ उठा रहे हैं कि भाई आरसी में तब्दीली होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि कौन है जो तब्दीली को शुरू करेगा, तो आप सब हाथ पीछे कर ले रहे हो, वो तो हम नहीं। समझे ना? मतलब चेंज कौन लाना चाहता है? हम सब लाना चाहते हैं। कौन शुरू करेगा चेंज? वो मैं नहीं कर सकता। ऐसा हमारा मामला। सूद हराम है, ठीक है, हम सब तब्दीली लाना चाहते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन शुरुआत कौन करेगा? कोई भी नहीं। कोई इससे मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है, और कोई उस निज़ाम को तक़वियत देने के लिए रेडी नहीं है जो सूद के खिलाफ होता है। अब मैं मिसाल देता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ मैंने दीनी काम किए, दीनी काम के साथ-साथ मैंने ये काम की भी कोशिश की कि लोगों को सूद से बचाया जाए। मैंने ये काम की कोशिश की कि लड़कियों के रिश्ते जल्द से जल्द हो। ये काम के लिए भी हमने कोशिश की कि लोगों को मेडिकल एड फराहम हो, मेडिकल सहूलतें मिले, जो कुछ दे सकते हैं, मैंने ये कोशिश की। मतलब बहुत सारे फ़ील्ड से मैंने काम किया। ये अलग बात है, लोग मुझे एक तकरीरी फ़ील्ड से ज़्यादा जानते हैं, इस्लाही फ़ील्ड से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम किए। तो मैंने सूद के खिलाफ भी मुहिम चलाई, 2003 से हम मुहिम चलाते रहे, और उसको हमने एक शक्ल भी दी, और आज 2021 में हम इस चीज़ को सुन रहे हैं, तो गोया तकरीबन 18 साल मेरे इस फील्ड में हो गए। लेकिन आज भी लोग हमको ये कहते हैं कि लोग ऐसा खाते और तुम ऐसा खाते हो, बस इतना ही फ़र्क है, बोले तुम्हारे काम में। मतलब आज भी लोग नहीं समझ पाए कि सूद के खिलाफ क्या होता है, क्योंकि वो हर चीज़ को मुआवजा करते हैं उसके रेशो से। जैसे आप मिसाल फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी सूद से कोई चीज़ ले रहा है, तो 100 रुपये पे उसको 14 रुपये देना पड़ रहे हैं, समझ लीजिए 114 रिटर्न करता है वो। और बगैर सूद के कोई चीज़ ले रहा है, तो उसने जब वो काम कर रहा है, तो उसको 14 के बदले 12, 13, कभी 10, कभी 8, या कभी ऐसा भी हो रहा है कि 14 रुपये नहीं, 16 रुपये खर्चा आ रहा। आप समझे? मतलब सूद से कोई चीज़ लिए तो 114 रुपये मिल रही, बगैर सूद के लिए तो कभी 108 में हो रहा, क्योंकि उसको भी देने का जो खर्चा लग रहा है वो आपसे ले रहा आदमी, जो बगैर सूद के दिला रहा है, लेकिन खर्चा तो उसको भी आ रहा ना। 108 ले रहा, कभी 110 ले रहा, 112 ले रहा, 114, और कभी ऐसा भी हो रहा है कि 116 ले रहा। मतलब जो सूद से भी ज्यादा अमाउंट लग जा रही, कहाँ? हलाल लेने में। तो लोग वैसा नहीं देखते कि वो हलाल है और ये हराम। लोग कैसे देखते मालूम आपको? ये तो 14 रुपये ज्यादा जा रहे, तुम्हारे में 16 रुपये ज्यादा जा रहे। वो ये नहीं देख रहे कि 14 हराम और 16 हलाल। नहीं नहीं नहीं, आप समझ रहे? तो लोगों ने इन कोशिशों को खुद गला घोटा, याद रखिए, खुद गला घोटा। नहीं, बैंक में तो यूं काम हो जा रहा, बैंक में तो चेक मिलता, फला तो ये होता। देखिए, बैंकिंग में अगर कोई भी उतरेंगे हिंदुस्तान में, तो बैंकिंग में कोई रास्ता नहीं कि आप सूद से बच सके। नॉन बैंकिंग चीजों के अंदर यहाँ हमारे पास कुछ रास्ते जिससे हम बच सकते हैं। ज़ाती तौर पे तो बीसी वगैरह होती है, लेकिन मैंने उसके बारे में काफ़ी लेक्चर दिए। एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सूद से बचने के लिए बीसी कैसे चलाए, वो मेरा एक लेक्चर है 35 मिनट का सवाल जवाब के साथ, आप उसको नेट पे देख लें। उसके बीसी के बारे में कुछ नहीं कहूँ, लेकिन जो इज्तिमाइयत के साथ बड़े लेवल पर शहर के शहर और बड़े बड़े शहरों को फाइनेंशियल, मतलब जिसको कहेंगे बिलासूदी जो पैसा देने का नज्म हो, उसके लिए भी इदारे होते हैं। जो हिंदुस्तान के माहौल के अंदर 2 से 3 चीज़ें ऐसी जो की जा सकती, जिसके अंदर ये जो एनबीएफसी जो है गवर्नमेंट ने जी, जिसके अंदर खासतौर से केरला के अंदर एक नॉन इंटरेस्ट बेस खुला है। ऐसे इदारे भी हिंदुस्तान में मौजूद है। दूसरा, इसके बाद क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां ऐसी खोली है लोगों ने, जो बिला सूद की होती है, बिला सूदी है, 0% इंटरेस्ट पे। लेकिन क्या होता है, थोड़ा प्रोसेसिंग थोड़ा पेचीदा होती है। कभी कभार प्रोसेसिंग के चार्जेस थोड़े ज़्यादा नज़र आते हैं। कभी कभार जो है मिलने में लोन टाइम लगता है, बड़े बड़े लोन आसानी से नहीं मिलते हैं। तो लोगों ने कह दिया कि नहीं भाई, ये कोशिशें करो ही मत, जो चल रहा है उसको कबूल कर लो। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल है, सबसे पहले तो जब बैंकिंग सिस्टम आया, बैंकिंग ने जकड़ ली हिंदुस्तान में खास तौर से, उससे पहले तो हम मालदार कौम थे, हम हर आदमी ज़कात दे रहा था। हालात लोगों के इतने अच्छे थे कि घर होता था, घर के बाहर एक खेत होता था, और खेत के अंदर एक पानी का कुआं या एक तालाब होता था, वहाँ से मछली निकलती थी, यहाँ से खेती बाड़ी का सामान, अनाज गल्ला वगैरह निकलता था, और सेल्फ एकदम सस्टेनिंग सिस्टम था। पैसा ट्रांजेक्शन के लिए बहुत कम लगता, शादी ब्याह वगैरह वगैरह के लिए पैसा लगता था। जब शुरुआत हुई तो ऐसी था लोगों का हाल। देखिए, खेती थी, खेती के पास घर था, खेती करते थे, खाते थे, पैसे की जरूरत बहुत कम थी, समझ। उसके बाद सिस्टम यह है कि बैंकिंग सिस्टम लागू हुआ, खास तौर से अंग्रेजों के हिंदुस्तान में आने के बाद बैंकिंग सिस्टम आया और उसने जकड़ ली। अंग्रेजों के पास तो बैंक ऑफ इंग्लैंड कायम हो चुका था,
और बैंक ऑफ इंग्लैंड से पहले भी कुछ बैंक जो है इटली में कायम हो चुके हैं। इटली वो मुल्क है दुनिया का जिसमें सबसे पहले इब्तदाई बैंक हुए, तकरीबन 14वीं सदी से शुरू हो गए थे बैंक बनना। और मैं समझता हूँ 15वीं सदी की इब्तदा का एक बैंक आज तक चलता है, मतलब दुनिया का सबसे पुराना बैंक हो चुका है वो, ठीक है, 500 सालों से ज़्यादा चल रहा है। लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड भी एक बहुत कदीम बैंकों में से जो आज भी चलता है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड उन्होंने हिंदुस्तान में लाया और फिर सिक्कों को सोने और चांदी के जो ज़माने में चलते थे और बाद में पीतल और तांबे के जो शुरू हुए थे, तांबे पीतल तो नहीं था, तांबा था, इन सिक्कों को हटाना शुरू किया। सिक्कों के बदले प्रॉमिसरी बॉन्ड देना शुरू किया। प्रॉमिसरी बॉन्ड क्या होता है? उसको नोट बोलते हैं आज के दिन। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ रुपीज डैश डैश डैश, मतलब 100 सिक्के जमा किए थे चांदी के तो 100 रुपए का एक नोट मिल गया था। प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं, अभी आम जमाने में उसको थे नोट, करेंसी नोट, वो मिल गए थे। फिर वो नोट आ गए, सोना चांदी गायब हो गया, नोट शुरू हो गई, समझ रहे आप? और फिर सूद पे इंसान डूबते का इंसान डूबते। तो हल हमारे पास मौजूद है, शरीयत ने भी हल दिया, मुसलमानों के पास हल है। सवाल ये है कि मुसलमान उम्मत कब खड़ी होंगी उस हल को अपनाने के लिए, मसला उसका है। और जाहिर से कोई भी चीज़ की इब्तिदा होती तो आसान नहीं होता है, बड़ा टफ होता है, बड़ा मुश्किल होता है। दो सबसे ज़्यादा दीनदार लोग, सबसे ज़्यादा समझदार लोग भी साथ आए तो कुछ ना कुछ इख्तिलाफ होता ही है। फिर उनको मैच करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसकी मिसाल अगर लेना तो शादी जिनकी होती है वो समझ सकते हैं। शादी होगी, सब कुछ अच्छा था, फैमिली अच्छा ये था, छोटी सी पानी पे झगड़ा शुरू हो गया, यहाँ तक पहुंच गया कि उन्हें खुला लेने को बैठे, इन्हों तलाक देने को बैठे, है ना। फिर थोड़े दिन बाद वो पैचअप हो गया, 2-3 साल बाद हो गया, अब शादी को होके समझो 15 साल हो गए, तो वाकयात को याद करके मियाँ भी हंसते थे, इतनी छोटी छोटी बातों पर अपन ऐसा किया, तो तालियां मारते हैं हाँ। लेकिन जब तो मसला हो गया था ना भाई, तुम जाके बैठ गए, उन्होंने तुमको छोड़ दिया, कितना वक्त, तो पता चला दो अच्छे लोगों को मिलने को भी टाइम लगता, समझदारी। तो आप इदारों को क्या समझते हैं? ये बिलासूदी इदारे क्या यूं ही एकदम ऐसा यूं लगेंगे और ऐसा तनावर दरख्त बन जाएंगे? हम लोगों को उससे मेहनत करना होगा। लिहाजा मैं ये कहूँगा, उम्मत मुस्लिमा कब इस चीज़ के लिए रेडी होंगी कि बिलासूदी सिस्टम को वो राइज करे और अपने आप को और अपने अतराफ में जीने वाली आबादियों को सूद से बचाने की बहरहाल कोशिश करे। बिलासूदी लोन के कितने फ़ायदे होंगे मैं समझता हूँ, हर कोई जानता है। कितने किसान हवस खुदकुशियाँ कर रहे हैं हर साल, गरीब लोग हैं, लोन तो ले लिया बीज के लिए, खेती अच्छी नहीं हुई, मर जा रहे हैं। तो बिलासूदी अगर ये होगा तो कितना फ़ायदा होगा? आप बोलेंगे बिलासूदी होगा तो फ़ायदा कैसा होगा, इदारे चलेंगे कैसा? तो इस्लामिक बैंकिंग एक्चुअली तिजारत करती है, बिजनेस करती है। वो कैसा क्या उसको समझना पड़ेगा। जब हम समझेंगे, जो दानिश्वर है, समझदार है, इकोनॉमिक्स को जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग कैसी चलती थी, कैसे चल सकती है। उनसे आप रब्ता कायम करें और अपने हर इलाके के अंदर छोटे छोटे ऐसे इदारे डालने की कोशिश करें। तो मुसलमानों को खुद उठ के आना है कि बचने के लिए क्या करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखिए, जब हम सूद के खिलाफ काम करेंगे, अल्लाह उस काम में इंशाअल्लाह खूब बरकत देगा हमारे। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।